गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रीलिम्स में जो मॉक टेस्ट हम कर रहे थे 9 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है उसे रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट नंबर 10 हम करने वाले हैं यहाँ पे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और एज यूजुअल हम अपने वीडियो को शुरुआत करेंगे एक कोटेशन से। तो इफ़ यू वांट द रेनबो यू गोटा पुट अप विद द रेन। सो यहाँ पे रेनबो क्या है? बेसिकली रेनबो इज योर यूपीएससी, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इज रेनबो। बट एट द सेम टाइम अगर आपको रेनबो चाहिए अपनी लाइफ में, यू गोटा पुट अप विद द रेन। आपको रेन का जो है सामना करना पड़ेगा। अब रेन क्या है यहाँ पे? सी, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेक्रीफाइसेस आपको करने ही पड़ेंगे। वहाँ पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मुझे ही क्यों सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। आपको काफ़ी सारे क्रिटिक्स लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, जो लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि ये क्या आईएएस ऑफिसर बनने चला, क्या ये बन भी सकता है। आपको लॉनलीनेस का सामना भी करना पड़ेगा और काफ़ी सारे फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप रेनबो चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू गॉट टू पुट अप विद द रेन। ये सब चीज़ों को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो डोंट बी डिसहार्टन जब आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, जब आपको अकेला रहना पड़ रहा है, काफ़ी सारे घंटे अकेले रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है। उस चीज़ के टाइम पर, फेलियर्स के टाइम पर हार नहीं माननी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका ड्रीम जो है वो अचीव करने के लिए आपको इस रास्ते में से होके जाना ही पड़ेगा। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। इस जो मॉक टेस्ट को हम करने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 10, इसमें जो कट ऑफ है वो 107 है। अगर 107 से ऊपर या इक्वल आप स्कोर करते हैं तो वो एक्सेलेंट है। यहाँ पे तो आप श्योरली पास हो रहे हैं। 100 से 107 का जो स्कोर होता है वो बेसिकली एक अनसर्टेन जोन होता है, तो इसको गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। नेवरदलेस कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता है कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक होगा नहीं होगा। लेस देन 100 के अंदर ये एक डेंजर जोन है, चांसेस काफ़ी कम है यहाँ पे। तो आप एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इन एमसीक्यूज़ को रेगुलर बेसिस पे जो है अपने रेगुलर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ फॉर द रिविजन पर्पस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग PSU has so far been the only PSU for production of malaria drug? तो इनमें से कौन सी ऐसी PSU है जो मलेरिया ड्रग को बनाने के लिए so far only PSU है? क्या ICMR है, एक बॉडी है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ फार्मा। तो इसमें कौन सी PSU ऐसी है जो कि अपने आप में अकेली एक ऐसी PSU है जो कि मलेरिया की ड्रग बनाने के लिए यहाँ पर जानी गई है? चलिए, तो आंसर आपका है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है। बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूसेस एंटी मलेरियल ड्रग इन द कंट्री, जिसका नाम है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में करेक्ट है। पहली कहती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। इसके अंदर पर फैमिली को 5 लाख रुपए दिया जाता है, हो सकता है। इट टारगेट्स द बेनिफिशियरीज एज आइडेंटिफाइड बाय लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। इसके अंदर SECC का जो डेटा है उसको यूज करके बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये भी हो सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट इज शेयर्ड बाय सेंटर एंड द स्टेट मोस्टली इन द रेशियो 50:50। तो इसके अंदर सेंटर और स्टेट जो है वो जो यहाँ पे इंश्योरेंस की कॉस्ट है उसको इक्वली बियर करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पहली जो स्टेटमेंट है कि 5 लाख पर फैमिली जो है यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वैसे क्या होता है, या तो BPL डेटा को यूज़ करते हैं या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में अभी आप देखेंगे SECC जो डेटा होता है इसको यूज़ करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जो ज़्यादातर यहाँ पर शेयरिंग करी जा रही है दैट इज इन द रेशो ऑफ 60:40। तो जो 60% का कंपोनेंट है वो सेंटर दे रहा है, 40% का जो कंपोनेंट है वो स्टेट दे रहा है। तो इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा कथन हमारा सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है ADB इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, हो सकता है। चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स इन ADB के अंदर जो सबसे ज़्यादा शेयर या सबसे बड़ा प्रपोर्शन ऑफ शेयर जो होल्ड किया हुआ है वो चाइना ने किया है, ये भी हो सकता है। ADB इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग, जिसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर में है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ADB इज ए रीजनल डेवलपमेंट बैंक। तो यस, जो एशियन रीजन है उनके लिए बैंक बनाया गया है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। देखिए, अगर हम AIB की बात कर रहे होते तो यस, चाइना का वहाँ पे शेयर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ADB के अंदर सबसे बड़ा शेयर जो है वो जापान का है, फॉलोड बाय US। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला के अंदर। ठीक है, और याद करने का तरीका है मनी
ला, मनी लेकर आ, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशन संजीवनी के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ऑपरेशन संजीवनी, तो किस किस कंट्री के अंदर हमने ऑपरेशन संजीवनी को एक्सटेंड किया है? तो क्या अफगानिस्तान में से एक्सटेंड किया है, पाकिस्तान में, श्रीलंका, नेपाल में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन संजीवनी में कोविड-19 के दौरान इंडिया ने 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है वो सप्लाई करी है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। और ये जो हेल्प जो है एक्सटेंड करी गई है कौन कौन सी कंट्रीज़ को, देखिए अफगानिस्तान को, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, इन सब कंट्रीज़ को इंक्लूडिंग नेपाल एंड श्रीलंका भी ये हेल्प जो है दी गई है। एक बार देखिए अगर हम यहाँ पर पीछे, तो हमारा आंसर होगा 134, तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारी जगह पे ये जो हेल्प है ये एक्सटेंड करी गई है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इज और आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, तो इसमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि ओपेक प्लस का पार्ट नहीं है? कौन कौन से ऑप्शन दिए, मैक्सिको, रशिया, सूडान। तो कौन सी ऐसी कंट्री जो ओपेक प्लस का पार्ट नहीं है, सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है, और साथ में ही ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। तो ओपेक कंट्रीज़ के अलावा ऐसी कंट्रीज़ जो कि आपका ऑयल एक्सपोर्ट, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के अंदर शामिल होती हैं, उसे ओपेक प्लस कंट्रीज़ कहते हैं। अभी हुआ क्या, रिसेंटली कोविड की वजह से जो फ्यूल की डिमांड थी वो हो गई थी कम, और इसी वजह से प्राइजेस जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। और यहाँ पे ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया कि हम 10% कर्व करेंगे, किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। तो प्रोडक्शन एंड सप्लाईज के ऊपर अगर कर्व किया जाएगा तो जो प्राइजेज हैं उसको इस्टेब्लिश सही तरीके से किया जा सकता है। बात करी जाए नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक प्लस, तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिको की बात करें तो ओपेक प्लस का ये मेंबर है, रशिया भी है, सूडान भी है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो कंट्रीज हैं वो ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। अब ओपेक प्लस में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो ओपेक प्लस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस के अंदर अजरबैजान, बहरीन, ब्रूने, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, सूडान, ये सारी कंट्रीज जो है वो आती हैं। और अभी रिसेंटली जो पैक्ट साइन किया गया उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ओपेक के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओपेक जो है वो क्या काम करती है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और क्या ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? हो सकता है। सेकंड, इट वाज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960, इसे 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, ये भी हो सकता है। हेडक्वार्टर जो है इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर लोकेट करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ओपेक के बारे में बात करी जाए तो यस, इट्स अ परमानेंट बॉडी और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बगदाद में बनाया गया था इसे 1960 के अंदर, और जो हेडक्वार्टर है वो इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर लोकेट करता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आईसीडीएस सिस्टम को लेकर है। क्वेश्चन पूछता है कि आईसीडीएस सिस्टम के बारे में पूछा है कौन कौन से पैकेजेस जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो आईसीडीएस के अंदर इंक्लूड होता है? प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, हो सकता है। इम्यूनाइजेशन ये भी हो सकता है, वोकेशनल गाइडेंस ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आईसीडीएस स्कीम जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर मार्जिनलाइज पुअर चिल्ड्रन एंड मदर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी इसमें बात करी गई है, और साथ में इम्यूनाइजेशन का भी इसमें जो है जिक्र किया हुआ है। वोकेशनल गाइडेंस का जिक्र नहीं है, तो इसी वजह से ये जो ऑप्शन है यहाँ से इरेडिकेट हो जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि आईसीडीएस दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर न्यूट्रिशन की बात होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात होती है, और टीकाकरण जैसे दैट इज इम्यूनाइजेशन की बात होती है। आईसीडीएस स्कीम के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं एक बार। तो ये मेंस के हिसाब से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात हो रही है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, इन सब चीज़ों की बात होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग पीसीपीएनडीटी एक्ट। पूछा गया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट किससे एसोसिएट करता है। पीसीपीएनडीटी की फुल फॉर्म क्या है वो मुझे बताइएगा। अगर आपको बता दूंगा अभी तो आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। पहला है प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन, तो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करना। डोमेस्टिक वायलेंस को यहाँ पे एसोसिएट करता है, हो सकता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से एसोसिएट करता है, या फिर गर्ल्स एजुकेशन से ये एसोसिएट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है न्यूज़ में था, ये कंसर्न करता है सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन से। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन कराते हैं, गर्ल चाइल्ड को नहीं आने देना चाहते हैं इस वर्ड के अंदर। तो इस वजह से इसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, जिसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, वो इस चीज़ को कर्ब करने में हेल्प करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इन 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट है। पहली कहती है NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself। NBFCs जो है वो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं फॉर्म करती है और चेक्स को इशू नहीं कर सकती है। इट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स और एडवांसेस के बिजनेस से एसोसिएट करती है, उसी में एंगेज रहती है। हो सकता है NBFCs कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। NBFCs जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो NBFCs की जो फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं और ये रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करें क्या ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को पार्ट फॉर्म नहीं करती है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, नहीं करती है। क्या ये चेक इशू नहीं कर सकती? यस, इट कैन नॉट इशू चेक्स। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। सेकंड को देखते हैं, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या ये लोन्स और एडवांसेस देने के बिजनेस के अंदर अपने आप को एंगेज करके रखी हुई है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। NBFCs जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा डी। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक मॉरेटोरियम जो था इसके कस्टमर्स पे लगाया गया था, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि दरबार मूव एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द कॉन्सेप्ट ऑफ दरबार मूव इज एसोसिएटेड। तो कहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है उसको फॉलो किया जाता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर देखेंगे ये है क्या। चलिए, दरबार मूव बेसिकली एक प्रैक्टिस है जो कि जम्मू कश्मीर में फॉलो करी जाती है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जो मई से अक्टूबर का महीना होता है, जो गर्मियों वाला टाइम होता है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वो समर कैपिटल जो JNK की फर्दर जो प्रीवियसली JNK की जो कैपिटल थी समर कैपिटल श्रीनगर में शिफ्ट हो जाते थे। और विंटर के टाइम पर, मतलब कौन से महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने का जो विंटर का टाइम है, उस टाइम पर ये जो कैपिटल जो थी वो जम्मू में शिफ्ट हो जाती थी। मतलब जो ऑफिसेज हैं वो भी जम्मू में शिफ्ट हो जाते थे। इस पूरे प्रोसेस को दरबार मूव कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ कंसर्निंग प्रफुल्ल चंद्र रे, दैट इज PC रे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ में ये आया हुआ था तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए। प्रफुल्ल चंद्र रे जी के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, उन्हें इंडियन केमिस्ट्री के फादर के तौर पे जाना जाता है। तो मर्क्यूरस नाइट्राइट को यहाँ पर डिस्कवर करने के लिए, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, उनको जाना जाता है। देन इन स्पाइट ऑफ हिज अचीवमेंट ही नेवर रिसीव नाइटहुड स्टेटस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी इतनी अचीवमेंट के बाद भी उन्हें कभी भी नाइटहुड का स्टेटस नहीं मिला। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो PC रे जी को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। और उन्होंने एक स्टेबल कंपाउंड मर्क्यूरियस नाइट्राइट को 1896 के अंदर डिस्कवर किया था। उनकी अभी उनसे कंसर्निंग एक आर्टिकल जो था न्यूज़पेपर में था, तो तभी ये हमने इसके ऊपर एक MCQ बनाया था। नाइटहुड का स्टेटस उन्हें 1919 में ही जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने दे दिया था। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। उनके ऊपर एक स्टैम्प भी निकाली गई है, वो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि BEL दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी चीज़ें उन्होंने डेवलप करी है BEL ने। क्या EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो BEL ने डेवलप करी है, हो सकता है। रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी BEL ने डेवलप किया है, ये भी हो सकता है। व्हाट अबाउट VVPAT क्या है, वाटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, क्या ये भी उन्होंने डेवलप करी है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ बात करी जाए BEL की, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो उनको EVM बनाने के लिए, VVPAT जो EVM से ही एसोसिएट करती है उसके लिए, और रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए जाना जाता है। तो तीनों ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू WHO फंड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है कौन सी कंट्री देती है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, न्यूज़ में था ये इशू ही पूरा न्यूज़ में था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए आपको पता है कोविड के लिए जो चाइना है, बहुत से लोग उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि सही टाइम पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कोविड जैसे जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। यहाँ पर इसी वजह से जो US है वो चाइना को क्रिटिसाइज़ करता रहता है टाइम पर, लेकिन WHO ने जो है चाइनीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए उनको प्रेज़ किया कि चाइनीज़ लोगों ने ट्रांसपेरेंसी अपनी बना के रखी है। इस वजह से जो US WHO का बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, उसने कहा देखिए आप जो ये ट्रांसपेरेंसी का गाना गा रहे हैं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, रादर हमें तो चाइना
को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ही हम सबको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप उसको जो प्रेज़ कर रहे हैं आपके अपने अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं, बट ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस रहेगी ऐसी कंट्रीज़ को प्रेज़ करने की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इतनी बड़ी चीज़ के लिए, वी कैन रिड्यूस आर कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो यूएस के द्वारा कही गई, बट आपको लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। यूएस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ हमने पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में है। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट पीसीपीएनडीटी को लेकर सही है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे क्योंकि न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम ये अपीयर कर रहा था, तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2003 टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेक्स सिलेक्शन। तो ये जो एक्ट है इसको 2003 में जो था अमेंड किया गया था ताकि सेक्स सिलेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसका जो यूसेज होता है उसके रिगार्डिंग रेगुलेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सके। नो लैब और सेंटर और क्लिनिक विल कंडक्ट एनी सेक्स सिलेक्शन टेस्ट, हाउएवर अल्ट्रासोनोग्राफी इज अलाउड। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो अलाउ करी हुई है लेकिन बाकी के टेस्ट जो है वो नहीं हो सकते। द एक्ट मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लैब्स। तो जितनी भी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे जरूरी है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली आइडवा ने कहा था कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो सस्पेंड करिए, बट यहाँ पे उनकी भी स्टेटमेंट आई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उन्होंने क्लैरिफाई किया वी आर नॉट सस्पेंडिंग पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ जानना जरूरी है कि न्यूज़ में क्यों था। अब बात करें क्या 2003 में इसमें अमेंडमेंट करी गई थी, तो जी हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेगुलेशंस को इंप्रूव करने के लिए ये जो अमेंडमेंट थी, जो चेंजेस थे वो करे गए थे। साथ में ही डायग्नोस्टिक लैब्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, काफ़ी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है तो येस। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नो लैब और सेंटर्स ऑफ क्लिनिक विल कंडक्ट एनी सेक्स सिलेक्शन टेस्ट बिल्कुल सही है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी ऐसा नहीं है कि अलाउ करके रखिए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है रेगुलर डेली एमसीक्यूज के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलते हैं 16th क्वेश्चन के ऊपर। 16th क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है एपिडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में, कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है वायलेशन लीड्स टू एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और अ फाइन अप टू 10,000 और बोथ। अगर वायलेशन किया जाता है एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का तो 2 साल की यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10,000 का फाइन हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। जितने भी ऑफेंसेस जो हैं यहाँ पे इस एक्ट के अंदर चार्ज किए जाएंगे वो कॉग्निजेबल और बेलेबल नेचर के होंगे। देखिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है, अगर हम वायलेशन करते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट का तो बिल्कुल बात सही है, 2 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 10,000 का फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और यहाँ पे ये जो ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल और कॉग्निजेबल नेचर के हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि कौंडिन्या के बारे में। कौंडिन्या सेंचुरी पूछा गया कि कहाँ पे लोकेट करते, क्या ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आंध्र प्रदेश में लोकेट करती है, इट इज़ द ओनली सेंचुरी विद द पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। यहाँ पे ड्राई डेसिडियस थोर्न फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो अट्रैक्शन है दैट इज़ द एशियन एलिफेंट्स। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार देख भी लीजिए कौंडिन्या कहाँ पे लोकेट करती है। सो दिस इज कौंडिन्या बर्ड सेंचुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एशियन एलिफेंट्स को लेकर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट्स। तो इंडियन एलिफेंट इज वन ऑफ द सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट हो सकता है, श्रीलंकन इज ऑल्सो अ सब स्पीसीज हो सकता है, चाइनीज ये भी हो सकता है, मलेशियन ये भी हो सकता है। तो आपको एक सब स्पीसीज बतानी है, इनमें से कौन सी नहीं है, सोचिए। चलिए तो इंडियन सब स्पीसीज है, एक इंडियन टाइप के भी एलिफेंट्स होते हैं, श्रीलंकन टाइप के भी एलिफेंट्स होते हैं जो कि एशियन एलिफेंट की ही सब स्पीसीज है। अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, लेकिन चाइनीज करके ऐसा कुछ भी नहीं है, मलेशियन करके भी कुछ नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों इसका करेक्ट सब स्पीसीज नहीं है। कौन कौन से होते हैं, देखिए इंडियन एलिफेंट होता है, एक श्रीलंकन एलिफेंट होता है, ये एशियन एलिफेंट की सब स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूँ। एक सुमात्रन टाइप होती है, एक बोर्नियो टाइप होती है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज स्टेट ऑफ द वर्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट ऑफ द वर्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं। पहली है WHO, देन है ICN दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, देन है नर्सिंग नाउ कैंपेन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए रिसेंटली क्योंकि कोविड की वजह से डॉक्टर्स नर्सेज के बारे में बात हो रही है, एक डेटा निकाला है जिसमें कहा गया 36.9 नर्सेज अवेलेबल हैं पर 10,000 पीपल। तो 10,000 लोगों के बीच में पीछे 37 ऐसी जो है नर्सेज की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल। यहाँ पे रीजन टू रीजन जो है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट ये ओवरऑल ग्लोबल एवरेज बताया गया है। और ये जो वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट है ये WHO, ICN, नर्सिंग नाउ कैंपेन तीनों ने मिलकर निकाली है। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग
वाटर। तो आपको पता है ISO के वेरियस सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो कौन सा ड्रिंकिंग वाटर के लिए सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है? क्या IS 10,000 है, 10,500, 11,000, नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, अभी एक रिसेंटली स्टडी करी गई है, उसमें जो है यूरेनियम यूरेनियम के जो कंपाउंड्स हैं वो पाए गए हैं कहाँ पर? पटना के अंदर। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है बिहार के अंदर वो भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है एज पर स्टडी। और अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन किया जाता है वो IS 10,500 के हिसाब से किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है यहाँ पे देख लीजिए। हाई ऑन यूरेनियम जो रीजन्स हैं सबसे ज़्यादा पंजाब में आप देख रहे हैं, फिर राजस्थान में भी जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है, महाराष्ट्र जो है वो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ भी सेफ़ है, उड़ीसा भी सेफ़ है। और अभी रिसेंटली बिहार के अंदर काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स निकले, अप्रॉक्सीमेटली 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर यूरेनियम जो है पाया गया, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 21। LTRO के बारे में पूछा गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट LTRO? इन दिस मनी इज प्रोवाइडिंग बाय RBI टू बैंक्स। इसके अंदर पैसा जो है RBI बैंक्स को देता है, हो सकता है। द मनी इज प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 3 years। इसके अंदर जो मनी है, जो पैसा है वो 3 साल से ज़्यादा के लिए दिया जाता है, हो सकता है। द मनी इज प्रोवाइडेड एट पॉलिसी रेट। पैसा जो है पॉलिसी रेट पे दिया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की बात करें तो यस, पैसा जो है RBI द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बैंक्स को। तो RBI दैट इज सेंट्रल बैंक इज गिविंग मनी टू डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। और ये जो पैसा है 1 से 3 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इवन तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखा है बट इसका मतलब 3 से ज़्यादा साल नहीं है, 1 to 3 years है। मनी जो होती है वो पॉलिसी रेट पे दी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किसने निकाली है? वर्ल्ड बैंक ने, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सोचिए। चलिए, तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ होने वाली है 2020-21 में 1.5% से 2.8% तक होने वाली है। और अगर बात करी जाए, ये स्लोएस्ट है अगर ये सही निकल के आती है, अगर हम 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें उसके बाद की। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, लेट्स सी कि अगले साल क्या होगा, क्या हमारा जो ग्रोथ है वो नीचे जाता है या नहीं जाता है। यहाँ पे बात करी जाए रिपोर्ट लेके कौन है, तो वर्ल्ड बैंक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज अप्रूव्ड $1 बिलियन टू इंडिया एज वेल, ताकि इंप्रूवमेंट जो है करी जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पूछा गया इज इंट्रोड्यूस बाय RBI। ये जो LAF इंट्रोड्यूस करी है RBI ने एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो कौन सी कमेटी ने कहा था LAF को इंट्रोड्यूस करने के लिए? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे है नरसिम्हा कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसा एक कंपोनेंट जो है, एक टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था नरसिम्हा कमेटी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। पूछा गया कि इसको हेड कौन करता है, हु हेड था NCMC? क्या प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, होम मिनिस्टर, या नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो NCMC दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हेड करने वाली जो अथॉरिटी है दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। ही इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल दैट कैन बी डिप्लॉयड इन द सिविल अथॉरिटी। तो टू एड द सिविल अथॉरिटी कितने आपके आर्म पर्सनल लगेंगे ये भी कैबिनेट सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गामोसा के बारे में डिस्कस किया, आपकी अच्छी रिवीजन होगी आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। गामोसा के बारे में पहली स्टेटमेंट है कि गामोसा इज एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ असम। असम स्टेट से एसोसिएट करता है, हो सकता है। इट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ विच इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप विद ग्रीन बॉर्डर 4 साइड्स। तो चारों तरफ ग्रीन इसका बॉर्डर है और रेक्टेंगुलर इन शेप है। इट इज़ वाइट इन कलर, तो ओवरऑल जो इसका कलर है वो वाइट है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है आपकी वो बिल्कुल ठीक है, असम स्टेट से एसोसिएट करता है। तो देख सकते हैं आप, दिखता कैसे है, वाइट कलर है और बॉर्डर भी इसका रेड कलर का होता है। अभी इसको मास्क बनाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा था। सेकंड स्टेटमेंट रेक्टेंगुलर इन शेप और ग्रीन जो बॉर्डर है ये आपका गलत हो जाता है, और यहाँ पे वाइट इन कलर है लार्जली, ये भी ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। गामोसा जो है किस स्टेट से एसोसिएट करता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ऑपरेशन शील्ड? कौन सी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड को अभी रिसेंटली अनाउंस किया है? क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट है, यूपी या फिर केरला गवर्नमेंट है? चलिए, तो ऑपरेशन शील्ड के अंदर में ये से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 21 लोकेलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा एज कंटेमिनेंट जोन इन दिल्ली। तो कंटेनमेंट जोन के तौर पे 21 ऐसे एरियाज होंगे जिसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर में। तो स्टार्ट करने वाली गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट। ए इज़ द करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसके अंदर शील्ड के अंदर है क्या। तो यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर सीलिंग ऑफ द इमीडिएट एरिया ऑफ सराउंडिंग आफ्टर ज्योग्राफिकल मार्किंग। तो कोविड की वजह से ये जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एच से होम क्वारंटाइन किया जाएगा, आई से आइसोलेशन किया जाएगा, पीपल को ट्रेस किया जाएगा, ई से असेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो इंश्योर करी जाएगी, एल से लोकल सैनिटेशन का ध्यान दिया जाएगा, डी से डोर टू डोर हेल्थ चेक्स किए जाएंगे इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 27 नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को चेयर कौन करता है। तो क्या इसे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट करी। यहाँ पर NPWL ने क्लियर किया है 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 11 स्टेट्स के अंदर, और इसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 28। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है वन स्टॉप सेंटर के बारे में। तो वन स्टॉप सेंटर के बारे में पहली है द फंडिंग इज डन फ्रॉम निर्भया फंड। इसके अंदर जो फंडिंग करी जाती है निर्भया फंड से करी जाती है। हो सकता है 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये भी हो सकता है। अलॉन्ग विद मेडिकल लीगल एड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर के अंदर फाइनेंशियल हेल्प तो दी जाती है, साथ में लीगल हेल्प भी यहाँ पे दी जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो सखी वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एड दी जाती है और साथ में ही जो लीगल एड है वो भी दी जाती है। तो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड करी जाती है। फंडिंग जो है निर्भया फंड से इसकी होती है। आंसर हो जाएगा सी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में। नियरली 1000 पीपल ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे ज्वाइन किया था, इसकी एक मीटिंग को वन स्टॉप सेंटर की। शेल्टर होम्स विमेन को प्रोवाइड करने के लिए इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में इसके बारे में बात करी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 29। आर्मी वर्म अटैक के बारे में बात करी जा रही है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ रिसेंटली डिटेक्टेड इन आसाम। रिसेंटली आर्मी वर्म अटैक को आसाम में डिटेक्ट किया गया है। ये एक टाइप की फ्लाई होती है, ये भी हो सकता है। देन द आर्मी वर्म कैन कॉज मोर डैमेज इन द एब्सेंस ऑफ रेन। जब रेन के एब्सेंस होता है तो आर्मी वर्म जो होते हैं वो ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो आर्मी वर्म की बात करें कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इट्स मोर लाइक अ कैटरपिलर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट देखें असम में डिटेक्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में ये कैटरपिलर होता है लेकिन बाद में ये एक फ्लाई में ट्रांसम्यूट हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपने सही करी है तो भी ठीक है, गलत करी है तो भी ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, आर्मी वर्म जो है ज़्यादा डैमेज करता है इन द एब्सेंस ऑफ रेन। तो आंसर इसका सी और डी दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों में से जो भी मार्क किया आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछ रहा है ICCR के बारे में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर सही है। ICCR रन्स 36 कल्चरल सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे ग्लोब के अंदर 36 कल्चरल सेंटर्स ये चलाता है। एम्फोसिस जो होता है वो होता है मेकिंग इंडिया हब ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिया को एक हायर एजुकेशन का हब बनाया जा सके, ये जो है एम्फोसाइज किया जाता है। इट वॉज फाउंडेड इन 1950 बाय जवाहरलाल नेहरू। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है 36 कल्चरल सेंटर्स को यहाँ पे रन करता है ग्लोबली। एम्फोसिस जो होता है हायर एजुकेशन का हब बनाना है इंडिया को। स्टार्ट इसे 1950 में ही किया गया था बट बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है ICCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस के बारे में बात कर रहा है। इट्स अ बाइनियल इकोनॉमिक अपडेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इसके अंदर आती है। तो SAEF के अंदर क्या अफगानिस्तान इसका मेंबर है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। सोचिए कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। चलिए, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अफगानिस्तान इसमें आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ पे फोकस किया जाता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट के थ्रू। तो अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सारे ही इसके फोकस में आते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 CSR के बारे में, कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्वालिफाइड एज CSR। तो यहाँ पे किसको आप कहेंगे कि हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो CSR का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। क्या PM केयर्स फंड में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो CSR का एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हो सकता है कंट्रीब्यूशन टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, क्या इसको भी एक CSR माना जाएगा। सोचिए। चलिए, तो पूरी कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेके थी कि PM केयर्स फंड में आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो CSR माना जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर CSR नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि ऐसे तो सारे CSR वाले जो हैं PM केयर्स फंड में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर सत्यम प्रोग्राम के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटेड सत्यम प्रोग्राम। तो किसने स्टार्ट किया सत्यम प्रोग्राम को। DST ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या आंसर होगा।
चलिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इसने एक सत्यम प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया है, जिसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम। तो ये योगा एंड मेडिटेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करके देख रहा है। इज द करेक्ट आंसर। इसमें होगा क्या, इसमें प्रपोजल्स जो है इन्वाइट करे गए हैं ताकि जो योगा से होने वाली, मेडिटेशन से होने वाले जो फायदे हैं और कोविड-19 के अगेंस्ट में इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग प्रपोजल्स लोगों से मंगवाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट इज द फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट क्या होता है? इसमें क्या पेशेंट को वायरस होता है बट वो डिटेक्ट नहीं होता। सेकंड, पेशेंट डज नॉट हैव द वायरस बट डिटेक्टेड, मतलब वायरस नहीं है बट वो डिटेक्ट हो रहा है। पेशेंट हैज़ द वायरस बट डिटेक्टेड, वायरस हैवी से और डिटेक्ट भी हो रहा है। पेशेंट डज नॉट हैव द वायरस एंड नॉट डिटेक्टेड। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है। सी ऑप्शन देखें, पेशेंट जो है वायरस से अफेक्टेड है और साथ में डिटेक्ट भी हो रहा है, तो ये तो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। डी को देखें, पेशेंट जो है वायरस से इंपैक्टेड नहीं है और वो डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी ट्रू इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो हो गई बाहर। अब आते हैं पेशेंट डज नॉट हैव द वायरस बट डिटेक्टेड, मतलब पेशेंट जो है वायरस से इंपैक्टेड नहीं है बट फिर भी वायरस डिटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स तो है बट इट इज़ पॉजिटिवली डिटेक्टेड, तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है। फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं इसे, तो बचा हुआ जो आंसर होगा वो होगा ए, फॉल्स नेगेटिव। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कोविड-19 जो है उससे कंसर्निंग ये सब चीज़ें जो थी न्यूज़पेपर में अपीयर हो रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मेरू जात्रा फेस्टिवल। मेरू जात्रा फेस्टिवल के बारे में दो स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली कहती है मेरू जात्रा मार्क्स द एंड ऑफ 21 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ पेनेंस नेम्ड दंडनाथा। तो ये जो है 21 दिन का लंबा फेस्टिवल है जिसमें पेनेंस होता है, जिसे दंडनाथा कहते हैं। दंडनाथा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्रा। चैत्रा महीने में दंडनाथा को सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे पेनेंसी लिखा हुआ है, पेनेंसी में पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन जो होगा वो इन्फ्लिक्ट किया जाएगा। तो डंडा एज द नेम इम्प्लाइज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन विच द डेंडोज दैट इज पीपल हु पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल अंडरगो टू पे देयर ऑब्सेनेंस टू द लॉर्ड काली। तो यहाँ पे 21 दिन का फेस्टिवल होता है जिसके अंदर ये पेनेंस किया जाता है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। दंडनाथा जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है चैत्रा महीने में। चैत्रा इसलिए इसे चैत्रा जात्रा फेस्टिवल भी कहते हैं। और तारा तारिणी श्राइन जो है, हिल श्राइन, वहाँ पर ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। बट इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो है ये एसोसिएशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पट्टचित्रा पेंटिंग के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट पट्टचित्रा पेंटिंग के बारे में सही है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, इसका जो नाम है लैटिन भाषा से निकाला गया है। कृष्ण लीला इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग्स। तो इन पेंटिंग्स के अंदर कृष्ण लीला जो है वो दिखाई जाती है। हो सकता है इट इज़ ट्रेडिशनल to complete the borders of the painting first. It's a tradition to complete the paintings border first. तो जो पेंटिंग्स के बॉर्डर्स होते हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाता है एज पर द ट्रेडिशन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसको डिराइव किया गया संस्कृत का वर्ड होता है पट्टा, जिसका मीनिंग होता है कैनवस, एंड चित्रा मीनिंग पिक्चर। तो यहाँ पे लैटिन से नहीं संस्कृत से आया है ये। और कृष्ण लीला जो होती है वो इसके अंदर शो करी जाती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो बॉर्डर्स होते हैं उनको पहले कंप्लीट किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, कुछ इस तरीके से ये दिखती है। तो पहले बॉर्डर्स को कवर किया जाता है और फिर पेंटिंग को। देन हम देखते हैं युक्ति पोर्टल के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड युक्ति पोर्टल। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, ये है क्या, ये भी देखेंगे। बट पहले क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने? सोचिए। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने लॉन्च किए दो नए इनिशिएटिव। पहला है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन और दूसरा है युक्ति पोर्टल। ठीक है, इससे बेसिकली जो मॉनिटरिंग है वो करी जाएगी ऑनलाइन एजुकेशन की, और ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे करना है उसको भी देखा जाएगा। युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज। ठीक है, आंसर हमारा है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? युगांडा, रवांडा, जाम्बिया, कोंगो। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एक सेकंड इबोला डेथ जो है उसको रिकॉर्ड किया। इसलिए जो कोंगो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो न्यूज़ में थी। डी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तीनों बाकी की जो कंट्रीज हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। मैप पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोंगो जो है थोड़ा सा यहाँ पे टच कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड नहीं मानी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मोबाइल ऐप। तो कहाँ पे ये पर्टिकुलर ऐप उन्नयन को लॉन्च किया गया? बिहार के अंदर, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर
इकोवेशन करके एक और इनिशिएटिव है, उसके साथ ये पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसके अंदर मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय जो उसका नाम दिया गया, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी जाएगी। और साथ में ही मैं आपको बताऊं, एक दीक्षा ऐप भी अभी एनसीईआरटी बुक्स के लिए लॉन्च करी गई थी, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 1 से 12 तक की एनसीईआरटी जो थी वो अवेलेबल थी। इट्स अ सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो भी इस पर अवेलेबल होगा, और क्लासेस एंड चैप्टर्स जो हैं वो आपके सीक्वेंस वाइज इसमें दिए होंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, कुछ इस तरीके से दिखती है ओनियन ऐप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि यूनिसेफ के बारे में पूछ रहा है कि यूनिसेफ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इट एड्स नेशंस इन द एरियाज ऑफ न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड वेलफेयर। तो न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन हो, वेलफेयर हो, उसके अंदर हेल्प करता है। नोबेल पीस प्राइज इसे मिल चुका है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूनिसेफ के बारे में बात करी जाए तो ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक एक आपका ग्रुप है, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वेलफेयर की बात करता है। नोबेल पीस प्राइज 1965 में इसको मिल चुका है, और साथ में हेडक्वार्टर भी इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ट्रस्ट वोट के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रस्ट वोट। इट इंश्योर्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। ट्रस्ट वोट का मतलब है कि जो सीओएम है उसके पास कॉन्फिडेंस है हाउस का। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तौर पे भी जाना जाता है। इट एनेबल्स पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो एक पूरा आपका ग्रुप होता है, उसके अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर चाहे तो फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकते हैं व्हेनेवर ही फील्स दैट अ गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जब उसको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है उसको लूज़ कर दिया है। इस वजह से ये पूरा न्यूज़ में था। और यहाँ पे बात करी जाए तो सीओएम का कॉन्फिडेंस जो है ये इंश्योर करता है आपका जो फ्लोर टेस्ट ट्रस्ट वोट होता है, और इसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है, और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दिखाता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है टुवर्ड्स द स्टेट लेजिस्लेचर। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। क्योंकि गवर्नर की अभी हम बात कर रहे थे, और डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर किस में दी गई है। आर्टिकल 162, 163, 164, 165, क्योंकि न्यूज़ में है गवर्नर, और गवर्नर की पावर फ्लोर टेस्ट को लेके तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोचिए। चलिए, स्टैटिक पोर्शन का ये क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि करंट में अपीयर हो रहा है तो पूछा जा सकता है। आर्टिकल 163 जो है वहाँ पे गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर के बारे में बात करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो R0। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन दैट हु विल कैच डिसीज फ्रॉम वन कंटेजियस पर्सन टू अदर। तो कौन ऐसा इंडिविजुअल है जो कि डिसीज को, कंटेजियस डिसीज को यहाँ पे कैच करेगा दूसरे बंदे से। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज R0। इसे R0 के नाम से भी जाना जाता है। द लोअर द नंबर फास्टर द डिसीज विल स्प्रेड। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये R0 जो है ये बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो हमें यही नंबर बताता है कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ये जो वायरस का जो डिसेमिनेशन होता है वो कैसे होगा। और यहाँ पे इसे R0 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जितना नंबर बड़ा होता है उतना जल्दी ही ये जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ए। R0 का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कितने दिन हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सच पर्सन्स जो उससे इम्पैक्ट हुए हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके R0 निकलता है। नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उतना नुकसानदेह है। और अगर इंडिविजुअल इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, साथ में ही मास और कम्युनिटी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, तो ये नंबर अपने आप कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ट्राई के बारे में पूछा गया। ट्राई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसे एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। TD सेट वाज सेटअप टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। एक TD सेट करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, रिसेंटली ट्राई ने कहा था, एक रिकमेंडेशन दी थी दैट ऑल सेट टॉप बॉक्सेस इन द कंट्री मस्ट बी इंटरऑपरेबल। जैसे कि आपके सिम कार्ड्स होते हैं, आपको पता है कि वो इंटरऑपरेबल है। मतलब मान लीजिए आपके पास एयरटेल का अगर कार्ड है तो आप उसको जियो में कन्वर्ट करा सकते हैं, जियो का है तो उसको BSNL में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो सेट टॉप बॉक्सेस में भी होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास टाटा स्काई है तो आप उसको डिश टीवी में कन्वर्ट करा पाएँ इस तरीके से। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश किया गया था ट्राई को। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। और TD सेट ने अभी रिसेंटली ये जो है एडजुडिकेशन के लिए कहा है, लाइसेंसर लाइसेंसी के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो एडजुडिकेट करने के लिए बनाया गया है इसे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, पूछ रहा है बी आर अम्बेडकर के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर जी के बारे में करेक्ट है। पहला, ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 RTCs, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है ही वॉज अ सिग्नेटरी टू पूना पैक्ट इन 1932 टू सपोर्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उन्होंने सिग्नेटरी थी वो एक पूना पैक्ट के अंदर 1932 के अंदर, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट किया था। थर्ड, डॉक्टर अम्बेडकर एक्सेप्टेड PM नेहरूज इन्विटेशन टू बिकम मिनिस्टर ऑफ लॉ इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, तो नेहरू जी ने उन्हें इन्वाइट किया था कि आप मिनिस्टर ऑफ लॉ बनिए फर्स्ट कैबिनेट में इंडिपेंडेंट के बाद जो 1947 में बनाई गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो उन्होंने क्या तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और नेहरू जी ने उन्हें इनवाइट भी किया था कि मिनिस्टर ऑफ लॉ बनिए 1947 के जो हमारा एक इंडिपेंडेंट भारत था उसके अंदर। और यहाँ पे उन्होंने कैबिनेट से 1951 में ही रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे हिंदू कोड बिल को लेकर। तो हिंदू कोड बिल को लेकर कुछ डिफरेंसेस होने के बाद उन्होंने जो अपने यहाँ पे रेजिग्नेशन था वो दे दिया था। बुद्धिज़्म में वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे और 1956 के अंदर उनका यहाँ पे डेथ हुई थी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, क्या पूना पैक्ट में वो सिग्नेटरी थी, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करी गई थी, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल या जर्नल्स इज आर रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कौन कौन से जर्नल जो थे वो लिखे थे। क्या मूक नायक उन्होंने लिखा था, व्हाट अबाउट सामंत, जनता, सोचिए। चलिए, 1920 में मूक नायक उनके द्वारा लिखा गया था, सामंत 1929 के अंदर, जनता 1930 के अंदर, इसके अलावा बहिष्कृत भारत भी उनके द्वारा लिखा गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, तीनों ही जो यहाँ पर जर्नल्स हैं वो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मनरेगा के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट मनरेगा को लेकर ठीक है। द वर्क डज नॉट डिमांड एनी स्किल्ड लेबर, इसके अंदर किसी भी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बीएस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट होती है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 65% ऑफ द वर्क, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज जो होती हैं 65% काम जो होता है उसी के अंदर होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो वर्क डज नॉट डिमांड एनी स्किल्ड लेबर, देखिए स्किल्ड लेबर होती तो बाहर अपने आप ही कहीं ना किसी जॉब को पा लेती, अनस्किल्ड होती इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। 65% कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का होता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है 75% कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, 25% जो है वो कॉस्ट ऑफ मटीरियल होती है। तो ये 75:25 का रेशियो होता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 48। पूछा गया इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की जो बास्केट होती है उसका जो प्राइस इंक्रीज होता है उसके बारे में इन्फ्लेशन उसको रेफर करता है। अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी, मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन जो होता है इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो इन्फ्लेशन को मेजर करती है। सोचिए, तो इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस होते हैं उनके राइज को लेकर होता है, उनके जो प्राइस होते हैं कितना उसमें चढ़ाव आया है। मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है इसको मेजर करने के लिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी इज रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रेपो रेट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वंस अगेन। रेपो रेट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स है। पहली कहती है रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ये एक ऐसी रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। हो सकता है इंक्रीज इन रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू टेक मनी, ज़्यादा रेपो रेट होगी तो बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे। इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, जितनी ज़्यादा रेपो रेट होगी मनी सप्लाई उतना ज़्यादा बढ़ेगी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स हैं, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 और आरबीआई जो है इन सबको पैसा देता है। तो ये तो बात पक्की होगी कि रेपो रेट एक रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। मान लीजिए आरबीआई जो है 5% पे पैसा दे रहा है, ठीक है, और ये रेपो रेट है आपकी, और ये इंक्रीज होकर 10% हो जाती है। तो पैसा जो है बैंक 5% पे लेंगे ज़्यादा या 10% पे लेंगे, डेफिनेटली 5% पे, क्योंकि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे इंटरेस्ट की जो रेट है वो कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक पैसा लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है आरबीआई चार्ज करने लग जाएगा तो जो बैंक है वो ये पैसा लेना बंद कर देंगे और काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो इंक्रीज इन रेपो रेट जो है वो बैंक को एनकरेज नहीं करता, डिस्करेज करता है कि कम पैसा लिया जाए, क्योंकि फिर उनको डेट बर्डन उनका इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन रेपो रेट जो है इंक्रीज मनी सप्लाई नहीं, डिक्रीज, क्योंकि मनी सप्लाई तब बढ़ती है जब बैंक्स पैसा लेते हैं और आगे ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं। जब बैंक्स खुद ही पैसा लेना बंद कर देंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो डेफिनेटली आगे पैसा भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, आपके मेरे जैसे लोगों को अवेलेबल नहीं होगा। तो आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है।
कह रहा है इट प्रोवाइड्स अ सम एश्योर्ड ऑफ 10 लाख पर फैमिली, तो 10 लाख रुपए पर फैमिली इसमें दिया जाता है। द सम इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए पैसा दिया जाता है। द बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम बीपीएल लिस्ट, और बीपीएल लिस्ट का यूज़ किया जाता है इसके अंदर किसके लिए, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सोचिए। चलिए, तो सम एश्योर्ड जो है इसके अंदर कितना होता है, सम एश्योर्ड इसके अंदर 5 लाख दिया हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर चीज़ों में अभी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को हम यूज़ करें, ना कि बीपीएल को। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड जो है हमारी करेक्ट है, इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी केयर की बात करी गई है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सम एश्योर्ड जो है 5 लाख पर फैमिली है, एससीसीसी का डेटा इसके अंदर यूज़ किया जाता है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडिंग, जो कोविड टेस्ट एट 4500 इस टाइम पर प्रोवाइड करी जा रही थी, लेकिन अभी उसका रेट कम हो गया है। तो ये कुछ इसके और फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में पूछा कि इसको रिलीज़ कौन करता है, क्या इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करते हैं, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WTO? सोचिए। चलिए, तो IMF जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को इशू करता है, रिलीज़ करता है। और यहाँ पे ये कहा गया है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ग्लोबल लेवल पर -3% मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, और इंडिया के केस में जो ग्रोथ है वो डिप करेगी कहाँ तक, 1.9% तक, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आसियान के बारे में है। आसियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। इट वॉज एस्टैब्लिश थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे बनाया गया था। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, आसियान का एक फाउंडिंग फादर जो है वो सिंगापुर है। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए बनाने की, तो यस बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे बनाया गया था, और सिंगापुर इसका फाउंडिंग फादर है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक बार देख लीजिए मेंबर्स कौन कौन सी हैं आसियान मेंबर कंट्रीज़ के, और यहाँ पे बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे निमोनिक्स जो थे वो भी बनाए थे, एक्रोनिम्स भी बनाए थे। अगर आपको अभी भी वो चीज़ याद है तो कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं आसियान मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो कि सहयोग ऐप के बारे में बात करी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड सहयोग ऐप, तो किसने सहयोग ऐप को बनाया है, सर्वे ऑफ इंडिया ने, IMD ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, या फिर MIT ने? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ई प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है दैट विल कलेक्ट जियो टैग्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द नेशंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे नेशन के जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जियो टैग करा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सहयोग ऐप इसी वजह से बनाई गई है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज और आर एसोसिएटेड विद मिस्टर अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जी से कौन सी यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएट करती है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा क्या इनसे एसोसिएट करती है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्या इनसे एसोसिएट करती है, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या इनसे एसोसिएट करते हैं? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो है ये इनसे एसोसिएट करती है, 1923 इसका डेट दिया गया है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से भी एसोसिएट करते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएट नहीं करते थे। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन और भी जिसका नाम मैं आपको बता दूं, विच इज़ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनसे भी एसोसिएट करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 55th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 10 AGM 84L हार्पून ब्लॉक टू एयर लॉन्च मिसाइल टू इंडिया, तो कौन सी कंट्री जो ऐसी है जिसने अभी अप्रूव किया है कि ये पर्टिकुलर जो हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर टू मिसाइल है वो इंडिया को सेल करेगी? क्या इजराइल ने ऐसा किया है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो ये हार्पून ब्लॉक टू एयर लॉन्च्ड मिसाइल जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने अभी अप्रूवल दिया कि वो अब हमें सेल करेंगे। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये मिसाइल देख सकते हैं आप, 16 MK की मिसाइल है ये, लाइट वेट टॉर्पीडोज भी फायर किए जा सकते हैं, और इंडिया इंटेंट्स टू यूटिलाइज MK54 लाइट वेट टॉर्पीडोज जो हम अपने P8I एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, किसके बारे में? वायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, काबिनी रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर पास थ्रू इट, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, इंटीग्रल है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन काबिनी रिवर जो है वो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए, काबिनी रिवर जो है वो कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो इसमें से होकर जाती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकरेक्ट किया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, इस वजह से आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हो सकता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, हो सकता है। SOI दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन देहरादून।
तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 58th के ऊपर, जो कि कोलैब कैट के बारे में, कि कोलैब कैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, हो सकता है। इट विल बी लॉन्च्ड इन अटल टिंकरिंग लैब्स, हो सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब्स में इसको लॉन्च किया जा रहा हो। इट विल प्रोवाइड स्टूडेंट अ प्लेटफॉर्म 3D डिजाइनिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा 3D डिजाइनिंग के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो कोलैब कैट जो है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, नीति आयोग का और NIC का, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट। अटल टिंकरिंग लैब में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है 3D डिजाइनिंग के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट NDMA। NDMA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली है NDMA इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया। NDMA जो है एक एपेक्स बॉडी है किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। देखिए, ये आप एक ही सीटिंग में जब आप 100 MCQs करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से आपके अंदर कितनी आपका एक स्टेमिना भी है वो भी दिखाती है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 2 घंटे में आपको एक जो पेपर है वो सोल्व करना पड़ेगा, मतलब 2 घंटे तक आपको उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ही सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर पहले ही सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कुछ परेशानी आपको हो सकती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि मॉक टेस्ट अब जितने भी ज़्यादा हो वो सोल्व करिए, क्योंकि फिर आपको 2 घंटे एक साथ बैठने की जो प्रैक्टिस होती है वो भी हो जाती है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पा रहे हैं और 59 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने तो पहले ही बंद कर दिया, इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो आपका स्टेमिना है वो कुछ हद तक अच्छा है और उसको और भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन तक आपका जो ब्रेन है वो डल नहीं पड़ना चाहिए, वो उतना ही तेज होना चाहिए। मतलब 100 क्वेश्चन पे भी उतना ही तेज होना चाहिए जैसा कि वो फर्स्ट क्वेश्चन पे था, ताकि कोई भी गलती करने की गुंजाइश ना हो वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। NDMA इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एपेक्स बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 60। रिकवरी कर्व की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकवरी कर्व के बारे में सही है। पहला, मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज हायर देन ग्लोबल रेट्स। इंडिया के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो हायर हैं ग्लोबल रेट से। द केसेस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड जो केसेस है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल रिकवरी रेट है स्टार्टेड फ्लैटनिंग, तो ओवरऑल जो रिकवरी रेट है वो फ्लैटन होना शुरू हो गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जब ये क्वेश्चन बनाया गया था उस हिसाब से मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज लोअर देन द ग्लोबल रेट्स, तो मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया के अंदर थी वो लोअर थी ग्लोबल रेट से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। केसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली वर्ल्ड वाइड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल रिकवरी रेट जो है वो फ्लैटन हो रही है, ये भी ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। एक बार देख लीजिए कब दिखती कैसे, तो यहाँ पे वर्ड प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। विदाउट प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो जो डेथ रेट है, नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी भी यूज़ करते हैं अपनी, तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो फ्लैटन हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 61। करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी गई है। पूछा गया कि करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि करेंसी की वैल्यू गिर रही है। रुपी डेप्रिसिएशन मींस इट इज लेस वैल्यूएबल। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि अब डेप्रिसिएशन होने के बाद उसकी वैल्यू कम है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेंसी डेप्रिसिएशन को लेकर ठीक है। जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है मतलब फॉल इन द वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। रुपी का मतलब यही है कि अब वो कम वैल्यूएबल है। आंसर हो जाएगा सी। रुपी स्लिप्ड 17 पैसे अगेंस्ट डॉलर। 15 अप्रैल की ये न्यूज़ थी 2020 के अंदर। 17 पैसे वो वीक हुआ था यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर। यहाँ पे अगर हम 2008 से तुलना करें इसकी, तो 2008 में जो हमारा रुपी था वो 39.42 का था और आज वो 74 का, मतलब वो वीक हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 62, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन रुपी डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा रुपी डेप्रिसिएशन को करेक्टली दिखा रहा है। $1.70 का है, ठीक है, और अब जो है वो 75 का हो जाता है। $1.70 से 65 का हो जाता है। $1.70 से वो 70 का ही रहता है। $1.70 रुपी के इक्वल है और वो -75 का हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि रुपी के डेप्रिसिएशन को दिखा रहा है। देखो, आयरॉनिकली लगता है कि 70 से 75 हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, $1 जो पहले 70 रुपये का होता था, अब वो $1.75 का है। मतलब $1 अगर किसी के पास है, किसी अमेरिकन के पास, तो वो 75 रुपये ले सकते हैं इंडियंस के। पहले वो $1 सिर्फ 70 रुपये ले सकता था, तो मतलब वैल्यू जो है वहाँ डिक्लाइन हो रही है ना $1 के कंपेरिजन में। तो इस वजह से रुपी डेप्रिसिएशन जो है वो ए सही दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एल नीनो को लेके पूछा गया, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट एल नीनो के बारे में सही है। पहला, द वेस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक इज कोल्डर देन इट्स ईस्टर्न बेसिन। इसमें वेस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक जो है वो कोल्डर होता है ईस्टर्न बेसिन के कंपैरिजन में। द कोल्डर एरिया ऑफ द ओशन इज अ सोर्स ऑफ कन्वेक्शन। इसमें जो कोल्डर एरिया होता है ओशन का वो कन्वेक्शन का एक सोर्स होता है। कोल्डर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल। जो इसमें कोल्डर एरिया होता है वो क्लाउडीनेस और रेनफॉल से एसोसिएट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। इसको अच्छे से देखिए, हमने अच्छे से डिस्कस किया था इसको कि किस तरीके से सेल्स मूव होते हैं और कहाँ पे क्लाउडीनेस होती है और नॉर्मल ईयर और एल नीनो ईयर में क्या डिफरेंस होता है। सोचिए इसके आंसर के बारे में और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज FCI। पूछा गया FCI दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे जो FCI है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो PDS के बारे में बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में सही है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। प्रोक्योरमेंट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रोक्योरमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो PDS जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज इनकरेक्ट। और प्रोक्योरमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर ही आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के थ्रू जो यहाँ पे करती है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन, ये सारे काम जो होते हैं चाहे वो स्टोरेज का हो, प्रोक्योरमेंट का हो, वो FCI के थ्रू करे जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 66। पेरिस प्रिंसिपल के बारे में बात करी जा रही है। पूछा गया पेरिस प्रिंसिपल किससे रिलेट करता है? क्या ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करता है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने से रिलेट करता है, इंटरनेशनल रिलेशन, या नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, पेरिस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए अक्टूबर 1991 के अंदर। NHRC जो है उसने रिसेंटली सेंटर को कहा है कि आप एक एडवाइजरी इशू करें सभी स्टेट्स और यूटीज़ को, ताकि ऑनगोइंग लॉकडाउन के टाइम पर जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो ना हो। तो यहाँ पे B इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका पेरिस प्रिंसिपल है वो जो मानवाधिकार होते हैं उनके संरक्षण से लेकर एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप और क्रॉप्स इज और आर खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ की क्रॉप है? तो बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ना कुछ इससे एसोसिएटेड करंट अफेयर्स में आया होगा, तभी इसके क्वेश्चन को बनाया गया। तो वैसे आपको बताऊं, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर का कुछ डिसीजन था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिसीजन था, उन्होंने कुछ एड्रेस किया था किसी चीज़ को लेकर, मैं बताऊंगा। बट पहले यहाँ पर खरीफ क्रॉप कौन सी है? मेज़, मूंग, सोयाबीन। सोचिए। चलिए, तो कोविड-19 के टाइम पर जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने खरीफ क्रॉप्स के ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी, इसी वजह से इस पे क्वेश्चन बनाया गया। अगर खरीफ क्रॉप्स की बात करें, मेज़ हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, तीनों ही हमारी खरीफ की क्रॉप्स हैं। इसके अलावा राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये भी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 68। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कम्स अंडर, तो अंडर विच मिनिस्ट्री? NIC कम्स अंडर। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में NIC आता है? सोचिए क्या आंसर होगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है किसके अंडर आता है? DST के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MIT के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो NIC जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, बेसिकली इसे नेटवर्क बैकबोन माना जाता है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स जो चल रहे होते हैं उसको ये बैकबोन के तरीके से, मतलब एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ऑनलाइन सपोर्ट की बात करते हैं तो ई-गवर्नेंस के अंदर भी ये हेल्प करता है। एंड इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस टू MIT, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके आंसर के बारे में भी, किसके साथ ये अटैच किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 69। क्राउड फंडिंग के बारे में क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग। तो इनमें से कौन सी क्राउड फंडिंग की टाइप है? डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, रिवॉर्ड्स बेस्ड, इक्विटी बेस्ड? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल ने 6.2 लाख जो है उसको क्राउड फंडिंग के तौर पे रेज किया है इस लॉकडाउन के टाइम पर, ताकि जो अनफॉर्चुनेट वंस है या लेस फॉर्चुनेट वंस है उनको फूड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन बेस्ड भी हो सकती है फंडिंग, रिवॉर्ड बेस्ड भी हो सकती है, इक्विटी बेस्ड भी हो सकती है। आंसर हो जाएगा D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है FCRA के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट FCRA? इट रेगुलेट्स फॉरेन फंडिंग इन इंडिया। तो FCRA जो है फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years अंडर द एक्ट। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन्हें 5 साल में अपने आप को एक बार रजिस्टर कराना पड़ता है इसके अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, आपको पता है काफ़ी सारी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं जो बाहर से पैसा लेते हैं और यहाँ पे हमारी ही कंट्री के अगेंस्ट में उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एनजीओज़ को कि जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको एक तो डिस्क्लोज करेंगे, और जिनके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन का लाइसेंस है ये स्पेशली उनके लिए कहा गया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आप कोविड-19 के टाइम पे क्या एफर्ट्स ले रहे हैं उसके बारे में भी आप टाइम टू टाइम हमें बताएंगे। तो ये जो है रेगुलेट फॉरेन फंडिंग इन इंडिया करता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आता किसके अंडर में? MHA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। यहाँ पे 5 साल में उनको एक बार अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस कंट्री से फंड आता है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबल काम बन जाता है। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड्स ओपेक। हमने ओपेक के बारे में पढ़ा इसी मॉक के अंदर, ओपेक प्लस के बारे में पढ़ा, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है? रशिया, ईरान, UAE, नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, कंट्रीज हमने लास्ट टाइम देख ली थी। रिसेंटली जो एक डिसीजन लिया गया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा है, जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। इसी वजह से ओपेक और ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया था कि हम लोग और इसकी प्रोडक्शन को डिक्लाइन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, कौन सी कंट्री ओपेक को लीड करती है? तो रशिया इज़ नॉट करेक्ट, ईरान भी नहीं है, UAE भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सऊदी अरेबिया इसको लीड करती है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरियस कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 72 कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? द ओरिजिनेशन ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल इज़ फ्रॉम नॉर्थ सी। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का ओरिजिनेशन होता है वो नॉर्थ सी से होता है, हो सकता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये पर्टिकुलर WTI है, इट कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। WTI हैज़ हायर सल्फर कॉन्टेंट एज कम्पेयर टू ब्रेंट। ब्रेंट के कंपेरिजन में WTI का जो सल्फर कॉन्टेंट है वो ज़्यादा होता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ब्रेंट जो है वो नॉर्थ सी से आता है, ठीक है, और WTI जो है वो यूनाइटेड स्टेट से आता है। और WTI के अंदर जो सल्फर कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है, इवन ब्रेंट से कम। ब्रेंट में तो कम होता ही है, लेकिन WTI में उससे भी कम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहली दूसरी स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ऑयल की क्या खासियत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पेयर्स को मैच करने के लिए कह रहा है। जीका वायरस कह रहा है ये मॉस्किटो से होता है, नाइल वायरस मॉस्किटो से होता है, कोविड-19 पेंगोलिन से। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो जूनोटिक डिसीजेज जो है वो काफ़ी चर्चा में रहती है, न्यूज़ में रहती है, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं यहाँ पर। तो जीका वायरस की बात करें तो मॉस्किटो से होता है, नाइल वायरस भी मॉस्किटो से होता है, कोविड-19 पेंगोलिन से होता है। अगर TB की बात करें कैटल से, रेबीज जो होता है वो रेबिड डॉग से होता है, इबोला जो है वो फ्रूट बैट से होता है। तो ये भी आपको जूनोटिक डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डिसीज़ किससे होती है। अगर हम नाइल वायरस की बात करें, वेस्ट नाइल वायरस, तो मॉस्किटोज मैंने आपको बता ही दिया है, और कोविड-19 भी बैट और पेंगोलिन से होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। तो एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 किसने यहाँ पे पब्लिश करी है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, FAO ने, ग्लोबल फूड्स, नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए, इस रिपोर्ट में कहा कि यमन एक अपने आप में ऐसी कंट्री होने वाली है जो कि वर्स्ट फूड एंड मेल न्यूट्रिशन क्राइसिस जो है वो देखेगी, और ये रिपोर्ट लेके आया ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 पेशेंट एज एन एक्सपेरिमेंट। तो ये अप्रैल की न्यूज़ है कि कौन सी मेडिसिन को उस वक्त में यूज़ करने की बात करी जा रही थी? कोरैक, एब्स्टर, सेप्सिवैक, कोरोवैक्सिन। सोचिए। चलिए, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने रिसेंटली डिसाइड किया था तब कि सेप्सिवैक को हम कोविड-19 के अगेंस्ट में यूज़ करेंगे। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपका इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी और प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में सही है? ये एक UN की बॉडी है, हो सकता है इट वॉज एस्टेब्लिश इन यूनाइटेड स्टेट्स, US में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी हो सकता है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, IPBES के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी। पहले तो ये बात अच्छे से याद रख लीजिए कि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन पनामा सिटी, US के अंदर पनामा सिटी में 2012 में से बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव है कि साइंस पॉलिसी इंटरफेस को और बायोडाइवर्सिटी के लिए साइंस इंटरफेस पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जा सके, ये पूरा इसका पर्पस रहता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, तो पहला तो इसमें एलिमिनेट हो जाता है। US की है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा C, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रीजन फॉर जूनोसिस। जूनोसिस के
करेक्ट रीज़न क्या है? डिफॉरेस्टेशन क्या इसका एक रीज़न है? हो सकता है। एक्सेस लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इसका एक रीज़न है? हो सकता है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या इसका एक रीज़न है? ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए, तो डिफॉरेस्टेशन हो, ये भी इसका एक रीज़न है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी इसका एक रीज़न है। और एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, मतलब हम लोगों में रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो भी इसका एक रीज़न है। इसकी वजह से जो एनिमल्स डिसीजेज होती हैं वो ह्यूमंस के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है अर्थ डे। ईयर अर्थ डे का इस साल का थीम क्या है? क्या क्लाइमेट चेंज इस साल का थीम है? क्लाइमेट एक्शन, आर अर्थ, ग्रीन अर्थ? सोचिए क्या आंसर होगा। तो अर्थ डे का इस साल का थीम है क्लाइमेट एक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 79th क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अर्थ डे नेटवर्क। अर्थ डे नेटवर्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इट इज लोकेटेड इन जेनेवा, जेनेवा में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज एन एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो अर्थ डे नेटवर्क जो है ये लोकेट करता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, पहली इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। अब आपको वेरियस जो डेज हैं वो भी पता होनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थ डे 22 अप्रैल को, और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को, ये भी पता होने चाहिए। और रिसेंटली अर्थ आवर को भी हमने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वेरियस डिसीजेज, और आपको मैच करना है। एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल्स के साथ एसोसिएट करता है, हो सकता है। लुकीमिया वाइट ब्लड सेल के साथ, हेमोफीलिया ब्लड प्लाज्मा के साथ। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, रिसेंटली ई रक्त कोष को स्टार्ट किया गया है। वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि वेरियस ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं, तो एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल से एसोसिएट करते हैं, लुकीमिया वाइट के साथ, और हेमोफीलिया ब्लड प्लाज्मा से। तो यहाँ पे वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा, जैसे हीमोफीलिया जो है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा इफेक्ट होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ऐसे वेरियस जो डिसीजेज हैं वो वेरियस एरियाज को इम्पैक्ट करती हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आरटीजीएस को लेकर है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आरटीजीएस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या इसकी फुल फॉर्म यही है? हो सकता है। इट अलाउज मनी टू रीच द वेरी नेक्स्ट डे टू द बेनिफिशियरी। अगले ही दिन पैसा जो है बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाता है। द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ट्रांजैक्शन इसमें बैच में नहीं होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है बिल्कुल सही है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और जब रियल टाइम होगा तो अगले दिन थोड़ा पैसा पहुंचेगा, पैसा तो रियल टाइम में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन करी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 बात करता है IMPS को लेके, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को लेके, कौन सी इसमें से करेक्ट है? राउंड द क्लॉक सर्विस इसमें दी जाती है, हो सकता है 24 आवर सर्विस दी जाती हो। सर्विस ड्यूरिंग बैंकिंग आवर जो है वो दी जाती है। स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं इसकी, नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो इसमें राउंड द क्लॉक सर्विस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग आवर्स के दौरान ही सर्विस दी जाए, इनकरेक्ट। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग हो, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव तो वैसे ही निकल गया। तो राउंड द क्लॉक 24 आवर सर्विस जो है IMPS के अंदर दी जाती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर क्रिएटेड बाय नेशनल पेमेंट फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि NPCI ने इनमें से किसको क्रिएट किया है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम को क्रिएट किया, हो सकता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, ये भी हो सकता है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें जो है, तीनों ही टेक्नोलॉजीज जो हैं, तीनों ही जो इंटरफेसेस हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, यूनिफाइड UPI हो, आपका आधार एनेबल्ड AEPS हो, तीनों को ही NPCI ने डेवलप किया है। सो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज और आर नॉट एसोसिएटेड विद इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो कौन सी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के साथ एसोसिएट नहीं करती है? ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कल्चरल स्पेसिफिसिटीज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, ओरल ट्रेडिशन की 5 ऐसे एरियाज हैं जिसमें आता है लैंग्वेजेस एज अ व्हीकल, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। कौन सी चीज़ नहीं है इसके अंदर? वो है कल्चरल स्पेसिफिसिटीज। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको नोट बताना था यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 85 यूनेस्को के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल ट्रेडिशन इज और आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो इसमें से यूनेस्को ने किस किस को रिकॉग्नाइज किया है? वैदिक चैंटिंग, कोटियाट्टम, मोदियट्टू, कोलम, कलरीपट्टू। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे इंटेंजिबल ट्रेडिशन के तौर पे वैदिक चैंटिंग को, कोतियट्टम को, मोदियट्टू को रिकॉग्नाइज किया गया। आंसर हमारा हो जाएगा ए। हम यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहे हैं। एक बार ये इन्फोग्राफिक भी देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर, जो कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की बात कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OIC, हो सकता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स, एक लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 मेंबर्स हैं, ये भी हो सकता है। देन हेडक्वार्टर जो है इसका बताया गया है कि वो जेदा में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OIC नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के हम मेंबर नहीं है। 57 स्टेट्स की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, बट क्या ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। कैसे, वो भी बताऊंगा। हेडक्वार्टर इसका जेदा में लोकेट करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आप देख सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, और इसकी मेंबरशिप कितनी है, 57। एस्टैब्लिश अपॉन अ डिसीजन ऑफ हिस्टोरिकल समिट रबात में जो करी गई थी, वहाँ पे 1969 में इसको बनाया गया था। जेद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेट करता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF लोकेट करता है। पेरिस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। सोचिए। चलिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का है तो पेरिस तो वैसे ही निकल जाता है, फ्रांस का है वो, लॉस एंजलिस में हो सकता है, न्यूयॉर्क में हो सकता है, वाशिंगटन DC में हो सकता है, तो आंसर हमारा है डी, वाशिंगटन DC के अंदर ये लोकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज कैन इन्वेस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है? क्या चाइना है उसमें से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे रिसेंटली जो है एक डिसीजन लिया गया था जिसमें हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ये कहा गया था कि आपको अगर यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट रूट से ही आना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ दो ऐसी कंट्रीज थी, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिसको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ता था। लेकिन अभी चाइना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था इंडिया को, इस वजह से उसको इस क्लॉज के अंदर लाने के लिए हमने बाकी कंट्रीज को भी इसके अंदर डाला है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सभी को अब गवर्नमेंट रूट के थ्रू इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जाना पड़ेगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर, मेज के ऊपर है, मेज टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। तो ये है क्या? तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है। इट वॉज इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप, ये इंडिया का एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट गामा रे टेलीस्कोप है, हो सकता है, और लद्दाख के अंदर है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए, मेज कुछ इस तरीके से दिखता है, लद्दाख में लोकेटेड है, लार्जेस्ट टेलीस्कोप है इंडिया का, और गामा रे टेलीस्कोप है। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो NFSA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है? इट कवर्स 100% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, क्या 100% रूरल पॉपुलेशन इसमें आती है? इट कवर्स 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, क्या 50% अर्बन पॉपुलेशन इसमें आती है? सोचिए। चलिए, कुछ और डेटा इसमें देख सकते हैं, और इसमें अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो है ठीक, पहली हमारी गलत है, आंसर हो जाएगा बी। इस इन्फोग्राफिक से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 91 देखते हैं, WTO के बारे में है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? उरुग्वे राउंड ट्रांसम्यूटेड गैट इनटू WTO। तो उरुग्वे राउंड था जिसमें गैट को WTO बना दिया गया। WTO के 184 मेंबर्स हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी है ठीक, उरुग्वे राउंड के अंदर गैट को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया था। और अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, तो वो टाइम के हिसाब से आप देख लीजिएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के ऊपर, GVA के बारे में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ग्रॉस वैल्यू एडिशन? पहला है, इट इज़ द सम्स ऑफ कंट्रीज GDP एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। तो ये सम है किसका? कंट्रीज की GDP का, नेट ऑफ सब्सिडीज का और टैक्सेस का। इट प्रोवाइड्स रूपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल। तो रूपी की क्या वैल्यू है वो बताता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, जब हम उसमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल डिडक्ट कर देते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 155 है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड, एक्चुअल एडिशन कितना हुआ है वो आ गया। फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं तो नेट वैल्यू एडिड आ जाती है इसके अंदर। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं तो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ज़्यादा इसके बारे में आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखिए कि 155 जो आउटपुट था उसमें से हमने इंटरमीडिएट गुड्स जो उसमें इनपुट गए उसको निकाला, तो बाकी बचा हुआ आपका GVA आ गया। तो इससे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये हो जाता है इसके जो स्टेटमेंट्स है। सम ऑफ कंट्रीज GDP एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस, जो उसमें से आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आपका GVA जो है वो आ जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट,
प्रोवाइड्स रुपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक इकॉनमी में बनी है उसमें से उसकी इनपुट कॉस्ट को लेस करने के बाद। ये भी ठीक है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था 155 का आउटपुट था और 80 इंटरमीडिएट गुड्स था, सो 75 आपका जीबी हो गया। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 93rd क्वेश्चन एनडीबी के बारे में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछा गया कि क्या इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, क्या इसे ब्राजीलिया समिट 2016 में बनाया गया था। एनडीबी हैज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए, तो यूएनजीए के अंदर एनडीबी का एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो पहले आपको बताता हूँ, इसको फोर्टलेजा 2014 समिट में बनाया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, और यूएनजीए के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस है, ये भी ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 94th बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अ हायर BOD लेवल मीन्स दैट मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। हायर BOD का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ये अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज किया जा सके। हायर वैल्यू ऑफ BOD मीन्स दैट द वाटर इज मोर पोल्यूटेड। हायर वैल्यू अगर BOD की है इसका मतलब है कि वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है। सोचिए क्या आंसर होगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ये ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, किसके अंदर, वाटर के अंदर। पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। इसका मतलब यही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन की पानी के अंदर डिसोल्ड ऑक्सीजन कितनी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर पाए, ये भी ठीक है। अगर किसी जगह पे हायर वैल्यू ऑफ BOD है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि वाटर पोल्यूटेड नहीं होता, कम होता, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती। तो इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको समझ में आ जाती है तो आंसर करना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है यमुना के बारे में करेक्ट है। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर हो सकता है। इट मीट्स गेंजीज इन द संगम, तो संगम में गंगा रिवर को ये मिल जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए बात करी जाए क्या ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर के अंदर, नहीं, इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, संगम में जाके मिलती है गंगा को, ये स्टेटमेंट ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो ये संगम में जाके ऊपर से गंगा आ रही है, नीचे से यमुना उसको मिल रही है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन नेक्स्ट आते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना के बारे में, देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। कौन कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो यमुना की हैं। क्या चंबल है, सिंध, बेतवा, केन। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए मैप में देखते हैं एक बार, तो जो आपकी यमुना रिवर है चंबल, बेतवा, तमसा, सोन गंगा में जाके मिल रही है। उससे पहले बानस सागर जो है वो चंबल में जाके मिल रही है। एक बार लेफ्ट और राइट देख लेते हैं, तो राइट से देखें चंबल, बेतवा, केन, सिंध, बगाइन, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट के अंदर हिंदू, टोन्स, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा एंड ससुर खदेरी, ये जो है लेफ्ट और राइट की ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना रिवर की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन चारों ही ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो इंडियन सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हु इज़ नोन एज पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट। तो पैट्रन सेंट किसको जाना जाता है इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए, नेहरू को, पटेल को, गांधी को, अंबेडकर को। सोचिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर है वल्लभ भाई पटेल, बी इज द करेक्ट आंसर। तो पटेल जी को यहाँ पे पैट्रन सेंट के नाम से जाना जाता है इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दपोरजी ब्रिज के बारे में। दपोरजी ब्रिज जो है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली है वो कहती है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दपोरजी ब्रिज को बनाया है। इट इज़ मेड ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये भी हो सकता है। इट इज़ लोकेटेड इन असम, ये असम में लोकेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो ब्रिज है ये किसको कनेक्ट करता है, बेसिकली रोड को कनेक्ट करता है जो कि LAC तक जाती है। तो यहाँ पे LAC पर जाने की वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो बढ़ जाती है। सुबनसिरी रिवर पे बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। BRO ने बनाया है, ये बिल्कुल ठीक है। असम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, सुबनसिरी रिवर पे। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि 99th क्वेश्चन है, BRO के बारे में है। इट वॉज कंसीव्ड एंड रेज्ड इन 1960 बाय नेहरू। तो नेहरू जी ने इसे बनाया था 1960 में, हो सकता है। इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये काम करती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है। नेहरू जी ने 1960 में इसे कंसीव किया था, रेज किया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस यहाँ तक पहुँचने के लिए। करतार सिंह साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेट करता है, न्यूज़ में था रिसेंटली, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत ही सुंदर है दिखने में।
चलिए, तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये पर्टिकुलर गुरुद्वारा जो है वो लोकेटेड है। इंडिया हैज़ आस्क्ड पाकिस्तान कि इसके अंदर कुछ रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो कराना था, तो वो प्लीज़ करवाइए। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर 107 से ज़्यादा मार्क्स आपके आए हैं तो देखिए आपको दोबारा इसे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 100 से 107 में है तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। यहाँ तो आपका श्योर एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो रहा है, लेकिन ये जो है आपका अनसर्टेन जोन है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर लेस देन 100 मार्क्स हैं तो डेंजर जोन में मार्क्स है, यहाँ पे आपको दोबारा से अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है। नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं अपने और अटैम्प्ट दोबारा कर सकते हैं। आपका कोई अगर डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।